हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक का नाम क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका हम लोग यूनिट देखेंगे। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड, उसके बाद ग्राफ एंड द फाइनली एग्जांपल एंड न्यूमेरिकल्स। और सेम पैटर्न हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी रहेगा। और एक बात बार बार बोल रहा हूं, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का ये जो आप देख रहे हो ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें बहुत लोग को डाउट आता है। तो अच्छे से समझ करके पूरा डेरिवेशन सीखेंगे। क्लियर है क्या? तो आओ स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, जैसे बता रहा हूं एग्जाम में हूबहू आपको वैसे ही छापना है। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, तो हम देखने वाले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो क्या करेंगे, मैंने यहां पे माना आर से पी। व्हाट इज आर? आर इज देयर फॉर रिएक्टेंट और पी क्या हो गया? मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने एक रिएक्शन लिखा आर से पी। और मैंने क्या ले लिया कि जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो आर का, दैट इज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या ले लिया हमने? सी नॉट। ठीक है, तो आर का कंसंट्रेशन क्या है? सी नॉट। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सी नॉट को क्या माना है? आपने सी नॉट को माना है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या माना है? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्योंकि आपने माना है तो आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे बुक में देखोगे, बुक में आर नॉट लिखा हुआ है, मैंने क्या लिया? सी नॉट, क्योंकि सी फॉर कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने क्या लिया? सी नॉट। ठीक है, कुछ समय बीत गया। कितना समय बीत गया? टी समय बीत गया। अब आर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? सीटी। क्या हो गया? सीटी। तो यहां पे सीटी क्या है? बहुत लोग लिख देते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। नहीं, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कंसंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब टी समय में कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है। क्लियर है? पहला काम आपको दिखाना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। टाइम टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन सी नॉट और टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या है? सी टी। सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी क्या है? कंसंट्रेशन है टाइम। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब मुझे लिखना है रेट। तो रेट मैंने आपको दो तरीका से सिखाया है। कौन कौन तरीका से? पहले तो बताओ। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा होगा। उसके बाद हमने रेट देखा है किस फॉर्म में? लेक्चर नंबर 3 में क्या किए थे? रेट लॉ। याद है ना भाई? रेट लॉ के फॉर्म में एक तो हम लोग रेट लिख सकते हैं और एक कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक लेक्चर रिवाइज करते हुए अच्छे से आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि माइनस डी आर बाई डी टी? आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, हमने तो पढ़ा नहीं है लेक्चर 1 एंड 2। तो सुनो, हमने रेट लिखा है किसका? रिएक्टेंट का। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। और जो रेट रिएक्टेंट का होता है वही किसका होता है? प्रोडक्ट का। तो मैंने रिएक्टेंट के टर्म में लिखा। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो रिएक्शन के फॉर्म में क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और माइनस क्यों लगाते हैं? रिएक्टेंट के टर्म में माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट में तो प्लस ही रहता है। क्लियर है? और आप बोलोगे सर यहाँ पे डी क्या है? डी इज द डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है इसलिए डी के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? ओके, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब रेट का तो एक और तरीका होता है लिखने का। कौन सा वाला? रेट लॉ के फॉर्म में। तो रेट क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? रेट होगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट कांस्टेंट के, और यहाँ पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आर। और हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर। तो जो ऑर्डर होता है वो कहाँ आ जाता है? पावर में आ जाता है। तो एनीथिंग जीरो टेंड्स टू बी 1। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? किसके बराबर आ गया? के बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। तो दो फॉर्मूला आया रेट का, एक तो माइनस डी आर बाई डी टी, और एक रेट का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया? के। यहां पे आप लिखोगे के क्या है? व्हाट इज के? के मेरा है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट, जो किस में आता था? रेट लॉ में। बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 3, रेट लॉ। ठीक है, देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट। क्या मैं लिख सकता हूं? यहां लिखूं क्या? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी गेट। क्या मिला हमें? देखो भाई, हमें मिला कि माइनस डी आर बाई डी टी किसके बराबर है? के। यहां तक सबने आ गए क्या? तो जल्दी से पहले यहां तक उतारो, क्योंकि अब मैं जो स्टार्ट करूंगा वो सीक्वेंस में चलते चले जाएगा। क्लियर है? जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से उतारो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एक बार मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन कराता हूँ। क्लियर है सभी कोई?
ऊपर कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, एक बार ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां से लोग रटते हैं, आपको रटना नहीं है भाई। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि आपको सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आप हमेशा याद रखना, चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, dt को हमेशा k के साथ रखो। dt को हमेशा k के साथ याद रखना, k dt k dt k dt। तो क्या मैं बोलूंगा, माइनस dr इज इक्वल टू क्या होगा, के डी टी। ठीक है, अब माइनस को भेज दो के के तरफ। आप बोलोगे सर क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस के डी टी, इसलिए मैंने माइनस को इधर किया क्योंकि के कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने के साथ माइनस रख दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, अरे बोलो ना क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग किधर, बोथ साइड। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी आर। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो माइनस के बाहर आ गया और यहां आ जाएगा डी टी। दैट इज द मेन कंसेप्ट। क्लियर है? अब एक चीज देखना, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ध्यान दो एक सेकेंड, क्या बोल रहा हूं। कंसंट्रेशन कहां से कहां गया, सी नॉट से सी टी तक। कहां से कहां, सी नॉट से सी टी तक। और टाइम कहां से कहां गया, जीरो से टी तक। तो हमें इंटीग्रेशन भी तो वहीं तक करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो भाई, कहां गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे ले जाते हैं, तो ध्यान दो। ठीक है, क्या हुआ, कंसंट्रेशन कहां से कहां तक है, कंसंट्रेशन कहां से कहां तक है, सी नॉट से सी टी तक। और टाइम कहां से कहां तक है, जीरो से टी तक। क्लियर है? कंसंट्रेशन सी नॉट से सी टी तक, टाइम जीरो से टी तक। ठीक है, अब देखो, क्या मुझे बता सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt जो होता है वो t होता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dv पूछा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v होता है। तो सेम तरीका से आप यहाँ पे आओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या होगा, r। कहां से कहां तक, सी नॉट से सी टी तक इंटीग्रेशन करना है ना। अब देखो माइनस के तो बाहर है तो माइनस के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी। और कहां से कहां तक, जीरो से टी तक। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, इस बार जो नंबर कटा है वो इसी पे कटा है क्योंकि आप बताते नहीं हो। आप यहाँ पे बताओगे कि आपने इंटीग्रेशन ऑफ डी आर को लिया है आर और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को क्या लिया है, टी। जो भी ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं उसको बगल में हमेशा दिखाया करो। ठीक है, अब क्या होगा, आर के जगह पे क्या रखेंगे, सी टी। एक बार आर के जगह पे क्या रखेंगे, सी नॉट। माइनस के तो बाहर आ जाएगा, टी के जगह पे टी रखेंगे और एक बार टी के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो। ठीक है, तो क्या मिल गया बोलो, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी। अब माइनस को ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी। नाउ फॉर्मूला आ चुका है, द रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, यही हमें डिराइव करना होता है। क्लियर है? दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और एक बात यहां पे बार बार लिखना है, फिर से लिखना है, सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, लिख दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। और सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। और के क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो लिख दोगे तो नंबर कटने का चांस पूरा कम हो जाता है। क्लियर है? तो दैट इज द डेरिवेशन। एक बार स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहां तक पहुंच जाओगे। याद रखना के को क्या देंगे, dt, और माइनस हमेशा कांस्टेंट की तरफ रखना है। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से। हाँ, ऊपर वाला तो उतार ही लिया होगा। क्लियर है ना? चलो ठीक है, देख के लग रहा होगा क्या कर दिया, पर एकदम सिंपल है। एक बार स्टार्ट करो, यहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, चलो जल्दी उतारो। हो गया भाई, वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट। बहुत लोग यूनिट को रटते हैं कि सर यूनिट को कैसे किया जाए। ध्यान से देखो, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, चाहे जीरो ऑर्डर पढ़ोगे चाहे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे। यूनिट देखो क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट। इसी का तो यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का। देखो
सी नॉट माइनस सी टी, देखो सी नॉट क्या है कंसंट्रेशन, सी टी भी क्या है कंसंट्रेशन, तो ऊपर जो यूनिट है वो क्या है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोलैरिटी होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग आपका पहला चैप्टर सॉल्यूशन में क्या कि कंसंट्रेशन किसको बोला जाता है मोलैरिटी को ही तो बोला जाता है, और मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है कैपिटल एम। अब नीचे कौन है टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टाइम कैन बी मिनट कैन बी सेकंड कैन बी आवर कुछ भी हो सकता है, तो याद रखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है वो है मोलैरिटी क्या टाइम इनवर्स, मोलैरिटी टाइम इनवर्स। और एक बात मोलैरिटी को आप देखोगे कभी कभी ये भी लिख देते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ही यही होता है, तो मोलैरिटी को मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, और बगल में कौन है टाइम, तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी दैट इज मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम कैन बी मिनट कैन बी सेकंड कैन बी आवर कुछ भी हो सकता है, दैट इज द यूनिट। क्लियर है, चलो जल्दी से उतार लो यूनिट को भी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हमने अभी तक अपना पहला चीज कर लिया, क्या कर लिया अभी तक हमने अपना पहला चीज कर लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्लियर है, यूनिट भी कर लिया। अब आते हैं किसमें हाफ लाइफ पीरियड में, ठीक है आ जाओ। ओके आओ देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं हाफ, आपको समझ में आ रहा होगा आधा समय, मतलब जब कोई रिएक्शन अपना आधा समय बिता लेता है तो उसी समय को बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, अब इसको 100 साल जीना है, ठीक है, अब जब ये जी लेगा 100 साल, तो ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जिंदगी जी लिया पूरा, तब इसका कितना साल बच गया 0 इयर्स, खत्म हो गया कहानी, एक एक करके खत्म हो गया। रिएक्टेंट था 100, प्रोडक्ट की तरफ गया तो पूरा क्या हो गया खत्म हो गया। अगर मैं बोलूंगा किसने अपना आधा समय, आधा समय का मतलब क्या होता है भाई, आधा समय का मतलब मैं बोल सकता हूं क्या 50 इयर्स, क्या बोल सकता हूं 50 इयर्स बोल सकता हूं। तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जब कभी भी हाफ लाइफ पीरियड का बात हो तो एक बार मैं इसको सी नॉट मान सकता हूं क्या, सी नॉट मतलब क्या हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, सी नॉट का मतलब क्या हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जब ये आया तो इसको पता था ये 100 साल जिएगा, ठीक है, जब इसने अपना आधा समय बिता लिया, मतलब ये जो समय है क्या मैं इसको बोल सकता हूं दैट इज टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड है ये। अगर मैं इसको एक बार के लिए सीटी मान लूं, क्या मान लूं सीटी मान लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सीटी का जो वैल्यू होगा ये जो 50 है ये किसके बराबर होगा 100/2 के बराबर होगा क्या। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाफ लाइफ पीरियड में जो सीटी होता है वो C0/2 के बराबर होता है हमेशा, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लेना, हमेशा याद रखो हाफ लाइफ पीरियड में जब जब आपका समय जब आपका समय हाफ लाइफ पीरियड पे होगा व्हेन टी टेंस टू टी हाफ, तो हमेशा याद रखिए जो सी का वैल्यू होगा वो C0/2 के बराबर होगा, बस और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। क्लियर है, अब मैं बताता हूं कंसेप्ट हो गया क्या, बस ये लिख लो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ कि सी का वैल्यू जो होता है वो C0/2 के बराबर होता है, ठीक है। व्हाट इज सी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, व्हाट इज C0 इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है, जल्दी उतारो, हो गया भाई। चलो आओ अब मैं बताता हूं कंसेप्ट, जैसे कि आपको पता है कि के का फॉर्मूला भी आपने जस्ट निकाला है C0 माइनस सी टी बाई टी, यही तो फॉर्मूला आया था रेट कांस्टेंट का, आया था ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि टी का जो वैल्यू होगा वो होगा C0 माइनस सी टी बाई के बराबर, बोलो हाँ या ना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। टी को भेज दिया ऊपर, के को भेज दिया नीचे, पर मुझे बात करना है हाफ लाइफ पीरियड पे। अगर मैं बात करूं एट टी टेंस टू टी हाफ मतलब T/2 मत समझ लेना, टी हाफ का मतलब आधा समय, टी हाफ यहाँ पे क्या है हाफ लाइफ पीरियड। और आपको ये बात पहले से पता है कि जब टी हाफ के बराबर होता है तो सी टी का वैल्यू किसके बराबर होगा C0/2। अब इसको पुट करो यहाँ पे, जब t का वैल्यू हम लोग टी हाफ लेंगे तो यहाँ पे C0 तो होगा और सी टी को क्या लिख सकते हैं C0/2 और नीचे कौन है के, तो हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा C0 माइनस C0/2, तो क्या बचा C0/2 और फुल से आधा गया तो आधा बचा और नीचे कौन है के, तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ गया C0/2 के। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला खुद से बनाना है, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है,
जल्दी से उतारो, फिर एक बात और बताऊंगा आपको। ठीक है, जो जो बात बता रहा हूं उतना ही दिमाग में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। बस ये याद रखिए कि एट टी टेंस टू टी हाफ, जब समय आपका हाफ लाइफ पीरियड पे होगा, तो सी टी का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? सी नॉट बाई टू के बराबर। ठीक है, चल आगे बढ़े। एक बात आपको बता देता हूं, ये चीज आपको आगे यूज आएगा कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। ये बात मैंने क्यों बताया? क्योंकि जब मैं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो वहां पे हाफ लाइफ पीरियड किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पर यहां पे डिपेंड करता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये वाले बात आपसे पूछूंगा। क्लियर है क्या? तो इसको एकदम दिमाग में रखेंगे फटाफट से कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ठीक है, चलो भाई हो गया। हाफ लाइफ पीरियड क्लियर है, यूनिट क्लियर है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्लियर है। अब हम बात करेंगे ग्राफ पे। किस पे बात करेंगे? ग्राफ पे। आइए चलो भाई ध्यान देंगे। ग्राफ हमें बनाना है, किसका ग्राफ बना रहे हो भाई? इक्वेशन का ही तो ग्राफ बनाना है। के इज इक्वल टू क्या होता है? सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। इसका ग्राफ हमें बनाना है। सुनो, इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ बनेगा ना, याद रखिएगा। देखो ग्राफ का मैथ्स में ना एक इक्वेशन बनाया जाता है, क्या कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, y का मतलब बोलो क्या हो गया? y एक्सिस। y का मतलब हो गया y एक्सिस, और x का मतलब हो गया x एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ बनाओगे ना तो ये मेरा हो गया क्या? दैट इज कॉल्ड बी y एक्सिस एंड दैट इज सेड टू बी x एक्सिस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे m क्या है? m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब ग्राफ या तो डिक्रीजिंग होगा, या तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, या तो गिरेगा या तो चढ़ेगा। इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। पर ग्राफ किस पॉइंट से चढ़ेगा, किस पॉइंट से, तो कोई पॉइंट होगा ना, या मान लो ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा, यहां से नीचे जाएगा, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको कांस्टेंट मत समझ लेना, ये क्या है? इंटरसेप्ट। क्लियर है? ये बात मैंने आपको बता दिया। तो मुझे इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे? ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या किया? टी को ऊपर भेज दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूं के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। ठीक है, यहां भी एक टर्म, यहां भी एक टर्म, यहां पे दो टर्म, मतलब ये एम एक्स हो सकता है ना। तो मैंने क्या किया? इसको भेजा इधर और माइनस वाले को ले आया इधर। तो क्या मैं लिखूं? सी टी इज इक्वल टू क्या होगा? सी नॉट माइनस के टी। ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था। आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। थोड़ा ऊपर करते हैं क्या? थोड़ा सा ऊपर, हाँ। ध्यान से देखो, इसको मैंने मान लिया क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या? एक्स एक्सिस। क्योंकि यहां पे क्या है? दिस इज एम एंड दिस इज एक्स। ओ एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्या है? y, ये मेरा क्या है? m, ये मेरा क्या है? x, और ये मेरा क्या है? c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? mx प्लस c। ठीक है, तो y एक्सिस में कौन है? ct। दिस इज ct, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम t। और x एक्सिस में कौन है? टाइम। ये मेरा क्या हो गया? टाइम। और ग्राफ तो ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन और टाइम पे ही तो बनेगा, क्योंकि समय के साथ किसमें चेंज आता है? कंसंट्रेशन में ही तो चेंज आता है। ठीक है, ओके। अब मेरा जो इंटरसेप्ट है वो है सी नॉट, और भी प्लस है, तो इंटरसेप्ट में ना प्लस पे कहीं बनेगा, ये मान लेते हैं सी नॉट। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिया? ये भी तो प्लस है। अरे भाई, सी मतलब कंसंट्रेशन, सी मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही ना बनेगा। ठीक है, अगर माइनस होता तो नीचे बनता, प्लस है तो कहां बना? ऊपर। अब स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड जाएगा, तो स्लोप कैसा जाएगा? डाउनवर्ड। पूछा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप बताओ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? माइनस के। क्या होगा? माइनस के। इसको टच मत कर देना, थोड़ा ऊपर ही रखना। एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, ये क्लियर है ना? वाई एम एक्स, और ये क्या हो गया मेरा? सी। ठीक है, चल उतार लो भाई फटाफट से। ग्राफ भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, यूनिट भी हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी हो गया, हाफ लाइफ पीरियड भी हो गया। अब देखेंगे एग्जाम्पल एंड एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे अरे, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? हाँ, एग्जाम्पल देखो। आपको पता है यार, जब मैंने ऑर्डर आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था, जहां पे ऑर्डर पढ़े थे, मोलेकुलरिटी पढ़े थे, तो मैंने बताया था
ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एक्सपेरिमेंटली होंगे, आपको दिमाग में रखना है। एक जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया है, इसी को आप दिमाग में रखो। क्या है? दैट इज डिकम्पोजिशन, मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला पता है क्या? NH3 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, NH3 को हीट किया तो टूट जाएगा किसमें? N2 प्लस H2 में टूट गया। बैलेंस करो, 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ पे ना कैटलिस्ट भी लिया जाता है। ठीक, लिखूंगा रेट लॉ के फॉर्म में, तो अभी जस्ट बताया क्या आता है, के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है? NH3। अब यहाँ पे 2 मत लिख लेना, बहुत लोग 2 लिख देते, नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बोला गया जीरो ऑर्डर, तो पावर क्या होगा? जीरो। एनीथिंग जीरो टेंड्स टू बी 1, तो रेट जो होगा यहाँ पे किसके बराबर होगा? के बराबर, दैट इज रेट कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल, उतार लो। याद रखना क्या होगा एग्जाम्पल? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक, चलो, क्लियर है, सब हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक बात आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल्स जो है ना, जीरो ऑर्डर से नहीं पूछ के फर्स्ट ऑर्डर से पूछा जाता है। आप एग्जाम में देखना, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर से पूछा गया है। फिर भी एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जीरो ऑर्डर का भी। क्लियर है? तो आइए, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं। इससे जो पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है। इससे न्यूमेरिकल्स उतना नहीं बनता है, फिर भी हम लोग तो करके जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो, पहले जल्दी से पढ़ो। क्या बोला है? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.25 मोलैरिटी मिनट इनवर्स। देखो है यूनिट, यूनिट से भी पकड़ लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो। के का वैल्यू यहां पे दिया है, के मतलब क्या? रेट कांस्टेंट कितना दिया है? 0.25 मोलैरिटी मिनट इनवर्स। मैंने बोला था टाइम कैन बी मिनट, सेकेंड, आवर, कुछ भी हो सकता है। बोला व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब सी नॉट हमें निकालना है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन मार्क मत देना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आफ्टर 30 मिनट्स, टाइम जो दे रखा है वो लिखा है 30 मिनट्स। ठीक है, और क्या दे रखा है? इट्स कंसंट्रेशन इज, मतलब 30 सेकंड के बाद जो, सॉरी 30 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन हुआ है वो क्या हुआ है? 0.075 क्या? मोलैरिटी। मैं चाहूंगा इसको आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, आप इसका आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर भेजेंगे। क्या होगा भाई? के का फॉर्मूला क्या बताया था? सी नॉट माइनस CT/T होता है ना। अपने को क्या निकालना है भाई? सी नॉट निकालना है ना। फिर से पढ़ो, व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इफ आफ्टर 30 मिनट्स इज इतना, मतलब सी नॉट निकालना है। तो के का वैल्यू क्या है? 0.0, सॉरी क्या है? 0.25 ही है ना। हाँ भाई, 0.25 मोलैरिटी मिनट इनवर्स, यूनिट के साथ लिखोगे। सी नॉट नहीं पता, CT कितना दे रखा है? 0.075 मोलैरिटी। टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट दे रखा है ना। अब क्या होगा? 30 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा 0.25 इंटू क्या? 30। देखो मिनट और मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, यूनिट क्या बचेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस 0.075 क्या? मोलैरिटी। अब तो सॉल्व कर लोगे, ये माइनस आएगा तो प्लस में होगा। देखो पॉइंट हटा नीचे 100, 25 से कितने बार में गया? 4, ये 2 बार में, ये 15 बार में, 15/2 कितना होता है? 7.5, तो 7.5 मोलैरिटी माइनस से प्लस में आएगा तो वैल्यू क्या होगा? 0.075 मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? सी नॉट। ऐड तो कर ही लोगे ना, कि ये भी मैं करके दिखाऊं? ठीक है, इसको ऐड कर लोगे, ऐड करके मेरे को भेज देना कमेंट बॉक्स पे, और जो आएगा वो आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला ही तो लगाना है, इसलिए इससे उतना क्वेश्चन टफ नहीं बनता है, तो एग्जाम में इसलिए पूछा नहीं जाता है। दैट इज द कंसेप्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से अपना कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से कर कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में जब आओगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिवाइज कर लोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।